बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगस्त 6 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जिसका नाम उन्होंने लिटिल बॉय रखा। और ठीक 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी के ऊपर एक और एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जिसको उन्होंने फैट मैन का नाम दिया। इन दो एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से ये दोनों शहर तकरीबन सफ़ाए हस्ती से मिट गए। हर जगह पर तबाही थी। ये सब कुछ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च की वजह से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यही रेडियो एक्टिविटी, इसी पर रिसर्च करके साइंटिस्ट इनेबल हुए हैं कैंसर के पेशेंट्स के कैंसर और ट्यूमर्स को ट्रीट करने। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है और क्या बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक है। रेडियो एक्टिविटी को डिटेल से पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ जाना होगा। सबसे पहले एक एटम के सेंटर में हम कहते हैं कि न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ होता है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। भाई न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक सबसे सिंपल न्यूक्लियस हाइड्रोजन या हीलियम की बात करते हैं तो उसके अंदर, हीलियम के अंदर फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब न्यूक्लियस में जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनका अपना मैस चार्ज वो क्या होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन 2000 टाइम्स हैवियर होता है एक इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इसका मास ऑलमोस्ट 1.007276 AMG होता है। न्यूट्रॉन इससे थोड़ा सा हैवियर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन ये कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता, इट विल लास्ट फॉरएवर। लेकिन एक न्यूट्रॉन जो है ये डीके हो सकता है। अभी हम डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि डीके होने का क्या मतलब। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। सेंटर पे एक न्यूक्लियस और बाकी स्पेस ऑलमोस्ट एम्प्टी है। अगर इमेजिन कीजिए कि वी हैव 2 पॉजिटिव चार्जेस, ये दोनों चार्जेस चूंकि सेम हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि ये दोनों एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे। अब जो रिपल्शन की फोर्स है वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जानी चाहिए। उस रिपल्शन की फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही हिस्सा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन क्या न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इस तरह रिपेल होकर एक दूसरे से दूर जा सकते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन्स हैं, अगर वो एक दूसरे को इस तरह रिपेल करेंगे तो हीलियम का न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर हीलियम का न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है हीलियम से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जितने न्यूक्लियाई हैं कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एग्जिस्ट तो वो कर रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनसे काम भी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर न्यूक्लियस के अंदर इन प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद है तो कोई और फोर्स भी है जो इनको होल्ड करके रखे हुए। तो ये दोनों अगर फ्लाई अपार्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है एक और फोर्स है जो इनको होल्ड करके रखती है। इस फोर्स को जो न्यूक्लियस में इन प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखती है हम स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम है। स्ट्रॉन्ग फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये ऑपरेट करती है बिटवीन क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं ये हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बेसिकली क्वार्क्स से मिलकर ही बनते हैं। अब इस बात को समझ लेने के बाद अब हम नेक्स्ट अल्फा डीके की तरफ जाएंगे। तो जब न्यूक्लियस के अंदर कम प्रोटॉन्स होते हैं उस वक्त स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको होल्ड करके रखती है।
लेकिन जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, जब आप हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, लाइक थोरियम, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर है 90, मास नंबर 230। इतने ज्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से एक तो प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंस पे काम करने वाली फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन बहुत थोड़े डिस्टेंस पे। तो जब वो प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अब इतनी ज्यादा उनको बाइंड नहीं कर सकेगी स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। अब ये कोशिश करते हैं स्टेबल होने की। फॉर एग्जाम्पल थोरियम यहाँ पे आप देख सकते हैं अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने का एक ही तरीका है, जो इसके पास प्रोटॉन्स इजाफी हैं उन प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को किसी तरह इमिट कर दे। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये इमिट कर देता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। अब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को लेकर चलने वाला जो पार्टिकल होता है इसमें से निकलता है, उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो जब ये थोरियम अल्फा पार्टिकल इमिट कर देता है, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। हम एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से करते हैं ना। तो थोरियम का एटॉमिक नंबर था 90, अब एटॉमिक नंबर हो गया 88। अब इसको हम थोरियम नहीं बोलेंगे, अब इसको रेडॉन बोलेंगे, बिकॉज रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 88। अल्फा पार्टिकल इज एसेंशियली अ हीलियम न्यूक्लियस दैट इज इमिटेड। हम इसको एक इक्वेशन की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब एक थोरियम इट अंडरगोज अल्फा डीके, तो थोरियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेडॉन, और चेंजेस क्या आती हैं, इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाता है बाय 4। और याद रखिएगा साथ एनर्जी भी रिलीज होगी जो कि हीलियम या अल्फा पार्टिकल और रेडॉन के न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जाहिर होती है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, इनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दैट वी हैव टू सी। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं, इनका चार्ज +2 होता है इनके ऊपर। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें और अल्फा पार्टिकल्स को उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इंसिडेंट करवाएं, बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, दे वुड बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव साइड ऑफ द फील्ड। जो नेगेटिव साइड है फील्ड की उनको अट्रैक्ट करेगी, तो अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और अगर इनके रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी जाए, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की गई है इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में, अगेन अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे, इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट, अगर अल्फा पार्टिकल्स को आप पास करवाएंगे किसी गैस में से, नाउ बीइंग चार्ज पार्टिकल्स जब ये कोलाइड करेंगी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्योंकि ये चार्ज्ड है तो ये नॉकआउट कर देंगे गैस के इलेक्ट्रॉन्स को और उनको आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स आर आयनाइजिंग पार्टिकल्स, तो इनके रास्ते में मटेरियल कोई आएगा तो ये उसको आयनाइज कर देंगे। अब इसको ध्यान में रखिएगा, जब हम यूजेस पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स के, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा डीके। बीटा डीके को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि खुद सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों खुद भी और मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। और क्वार्क्स को होल्ड करने वाली जो फोर्स है वही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। अब क्वार्क्स डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, बल्कि इनको टाइप्स भी नहीं, इनके फ्लेवर्स कहा जाता है। क्वार्क्स के टोटल ये 6 फ्लेवर्स होते हैं: अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। हमने इन सबको नहीं समझना, हमें सिर्फ अप और डाउन क्वार्क को समझना है, क्योंकि अगर 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से मिल जाएं तो ये मिलकर एक प्रोटॉन बनाते हैं, और अगर 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क मिल जाए तो ये मिलकर एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। अब इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कि बीटा डीके में बेसिकली होता क्या है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल नहीं होती, वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वहां पर या तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है
ट्रांसम्यूटेट हो जाता है या एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसम्यूटेट हो जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा बीटा नेगेटिव डीके फिलहाल, जिसमें एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसम्यूटेट होके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ प्रोटॉन। तो भी आपने देखा कि न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है और प्रोटॉन 2 अप और एक डाउन क्वार्क से। तो बेसिकली न्यूट्रॉन का जो डाउन क्वार्क है ये अगर कन्वर्ट हो जाए इनटू एन अप क्वार्क, लेकिन सिर्फ ये अप क्वार्क में कन्वर्ट होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट ही नहीं हो जाता, बल्कि इस दौरान साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है, बिकॉज साइज न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो जब भी एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो न्यूट्रॉन अब प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। अब इसको एक न्यूक्लियस में देखते हैं कैसा होगा बीटा डीके। लेट्स से वी हैव अ कार्बन आइसोटोप ऑफ कार्बन C14, इसके 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स है। अगेन न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा है, तो ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस डीके हो जाएगा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस बाय इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो इसमें एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मोर स्टेबल नाइट्रोजन आइसोटोप, नाइट्रोजन एटम, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। तो तमाम बीटा डीकेज में अगर वो नेगेटिव बीटा डीकेज है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इससे प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस का। तो यहाँ देखिए डॉटर न्यूक्लियस नाइट्रोजन है, पेरेंट न्यूक्लियस कार्बन है, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है जबकि न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हो जाते हैं। लेकिन मैस नंबर सेम रहता है बिकॉज एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मैस नंबर सेम ही रहेगा। अब इसको एक इक्वेशन की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए इक्वेशन इसकी देखिए, कार्बन का आइसोटोप C14 बाय इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन और अ बीटा पार्टिकल, ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो कार्बन कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रोजन where the atomic number increases by 1 and the mass number remains the same। और इसके साथ एक और छोटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अल्फा पार्टिकल्स की तरह अगर बीटा पार्टिकल्स के रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। और अगर इनके रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, अगेन चूंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो दे विल गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम। एंड अगेन इफ दे आर पासिंग थ्रू gas contained in a container, they would ionize the gas molecules because they are charged। लेकिन इनकी आयनाइजिंग की जो पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में कम होती है, so they are less ionizing than the alpha particles। बट में हम गैमा डीके को देखेंगे। गैमा डीके को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के केंद्र रिवॉल्व कर रहा होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। लेकिन हायर ऑर्बिट में ये अनस्टेबल होता है, तो एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और वो पॉसिबल है अगर ये हायर एनर्जी शेल से किसी लोअर एनर्जी शेल में चला जाए रिलीज करके अपनी एनर्जी। यही इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा तो एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ जाए। तो जैसा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर कुछ न्यूक्लियाई के साथ होता है। ये न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल निकल का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास 60 है, एटॉमिक नंबर 28 है। ये निकल का न्यूक्लियस बीटा डीके की वजह से, बेसिकली कोबाल्ट का न्यूक्लियस बीटा डीके करता है, वो डीके होकर निकल में कन्वर्ट हो जाता है। उस वक्त ये जो निकल है ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल निकल का न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए गैमा रेज या गैमा रे के फोटॉन्स इमिट करता है। तो वंस इट इमिट्स गैमा रे फोटॉन्स इट देन बिकम्स स्टेबल। तो अब यही निकल का न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मोर स्टेबल निकल न्यूक्लियस।
तो बेसिकली ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है ना एटॉमिक मास में, ये फिजिकली कोई चेंज नहीं आता गैमा डीके के पास। जस्ट एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में एक न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी इक्वेशन की सूरत में बता सकते हैं कि निकल का न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेड स्टेट में था वो इमिट करता है गैमा रेडिएशंस और वो एक डी एक्साइटेड निकल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की थी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के लिए। वो चार्ज पार्टिकल्स थे। अल्फा पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल में से पास होते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स भी चार्ज होने की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट एंड की तरफ होती है। लेकिन गैमा पार्टिकल्स जो है, गैमा रेज जो है, ये न्यूट्रल होती है। तो इनके रास्ते में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, ये उसमें से डिफ्लेक्ट हुए बगैर ही पास हो जाती है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो तीनों रेडिएशंस के लिए है वो ये है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी। अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर देखिए, चूंकि ये हैवियर होते हैं सबसे, ये एक शीट ऑफ पेपर में से भी पास नहीं हो सकते, वो भी इनको ब्लॉक कर सकती है। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, पेनिट्रेट नहीं कर सकते। बीटा पार्टिकल्स ऑन द अदर हैंड, they are fast moving electrons, they can pass through sheets of paper and few centimeters in the air, लेकिन वो एल्यूमिनियम से पास नहीं हो सकते, एल्यूमिनियम शीट उनको ब्लॉक कर देती है। और अगर गैमा रेज हो तो गैमा रेज एल्यूमिनियम में से भी पास हो जाएंगी, लेकिन एक लेड की शीट अगर होगी कुछ सेंटीमीटर्स थिक तो वो उसको ब्लॉक कर देगी। ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स है, अल्फा बीइंग द लीस्ट पेनिट्रेटिव एंड गैमा बीइंग द मोस्ट पेनिट्रेटिव। ये तीन किस्म के रेडिएशन थे जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना हाफ लाइफ, उसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। सी यू विद दैट वीडियो इंशाल्लाह।